नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम हॉट टॉक में। हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी और हॉटलाइन के एडिटर इन चीफ राजा शर्मा। राजा भाई, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। थैंक यू सर। तमाम सारे प्रेडिक्शंस आपके लगातार चल रहे हैं और जो टिप्पणियाँ बिल्कुल ठोक बजा के लिख रहे हैं वो काफ़ी पॉपुलर हो रही है। थैंक यू। पर यहाँ जैसे प्रियंका गांधी आई, नर्मदा पूजन किया जबलपुर में, चुनाव का आगाज़ कर दिया। कल मोदी जी ने भोपाल में बूथ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करके चुनाव का आगाज़ कर दिया है। तो क्या देख रहे हो, ये चुनाव की एक तरह से आहट शुरू हो चुकी है? देखिए, कर्नाटक चुनाव के परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक बड़ी आशान्वित और भयभीत दोनों दृष्टिकोण से चुनाव को देख रही है। आशान्वित में कांग्रेस के लिहाज से बोल रहा हूँ कि कांग्रेस जब कर्नाटका में अच्छी मेजोरिटी लेकर आई है, 136 सीटें लेकर आई है, तो कांग्रेस को ये लगने लगा है कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में तीनों जगह जो चुनाव है वहाँ हम जहाँ हैं वहाँ रिपीट करेंगे, जहाँ नहीं है वहाँ सरकार बनाएंगे। कांग्रेस का एक मॉरल बूस्टअप का डोज मिल गया है कर्नाटका से। और जब मैंने थोड़ा सा भयभीत शब्द इस्तेमाल किया है तो भाजपा के लिए किया है कि कर्नाटका के चुनाव परिणाम के बाद कहीं भाजपा अंदर डरी हुई तो नहीं है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि कर्नाटका में जो हमारी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी बीजेपी की वो हमारे हाथ से चली गई और मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, कहीं ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश में भी कर्नाटका जैसा हश्र हो। इसके पीछे कारण समझिए आप। कर्नाटका में भी छल कपट प्रपंच जोड़ तोड़ की सरकार बनी थी। कर्नाटका में चलती सरकार को गिराया गया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे सरकार बनाई थी। वो स्थिति मध्य प्रदेश में हुई। कमलनाथ की सरकार चल रही थी, यहाँ पे भी छल कपट प्रपंच जोड़ तोड़ हॉर्स ट्रेडिंग जितने भी अलंकरण संज्ञाएं दी जाएं, उसके बाद सरकार मध्य प्रदेश में भाजपा की बनी। तो डर इस बात का है बीजेपी को कि कहीं ऐसा ना हो कि जनता ने जिस तरीके से कर्नाटका में हमको खारिज किया छल कपट की सरकार के मॉडल को, कहीं ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश में भी इस मॉडल को खारिज कर दे। तो आपने कहा क्या चुनावी मोड आ चुका है? चुनावी कैंपेन शुरू हो चुका है, मोड तो पीछे रह गया है। चुनावी कैंपेन शुरू हो गया। प्रधानमंत्री ने जो बुद्ध संवाद किया है उससे प्रधानमंत्री ने बीजेपी की ओपनिंग बल्लेबाजी शुरू कर दी है और उसके कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी जबलपुर में नर्मदा जी के पूजन के साथ श्री गणेश करके गई है। तो अब मोर और लेस चुनावी मोड में आ चुकी है बीजेपी कांग्रेस। प्रधानमंत्री का कल भोपाल में जो बूथ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद था, भाषण था, 1-to-1 इंटरेक्शन था, उसको लेकर क्या मन में आता है आपको, क्या लगता है? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि बीजेपी की को जो कोर स्ट्रेंथ है वो पन्ना प्रमुख और बूथ ही है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। बीजेपी का जितना भी चुनावी मैनेजमेंट होता है उसकी सबसे बड़ी बैकबोन है, कोर स्ट्रेंथ है तो पन्ना प्रमुख और बूथ। अब यदि उनके लोगों से संवाद किया जा रहा है तो उसका बड़ा कारण ये है कि आप केवल उसको मध्य प्रदेश तक सीमित मत रखिए। आप वो वर्चुअली देश दुनिया में, मतलब भारत में हर जगह उसकी वर्चुअली कनेक्ट था। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता के साथ साथ अन्य राज्यों के कार्यकर्ता भी वहाँ पर इन्वॉल्व थे। ये लोकसभा का प्रचार है, इसको ये समझिए आप। लोकसभा चुनाव का प्रचार 3 राज्यों के प्रचार के साथ साथ जारी रहेगा और चलता रहेगा। अब चूंकि आपको 3 राज्यों के चुनाव मोरलेस नवंबर में हैं, फिर अगले साल 2024 के मई में चुनाव मंड जाते हैं लोकसभा के। तो ये चुनाव लोकसभा और तीनों राज्य के चुनाव का प्रचार चल रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा। अब आपने पूछा कि उसको किस रूप में देखा जाए, तो नो डाउट बीजेपी की सबसे बड़ी कोर और स्ट्रेंथ भी पन्ना प्रमुख और यूथ है। बूथ के ऊपर जो यूथ है वो मौजूद है। कांग्रेस इस मामले में मेरी नज़रों में कॉलेप्स है। आज के डेट में कांग्रेस के पास कोई ऐसी स्ट्रेंथ नहीं है कि वहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ की बात करें। इस मामले में जब बीजेपी अपने कर्मों से हारती है तो कांग्रेस को अनड्यू एडवांटेज मिलता है। कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मध्य प्रदेश में बिल्कुल नहीं है। 2003 के बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के पार्ट पर खत्म हो चुकी है। लेकिन 2018 में बीजेपी अपने कर्मों से हारी थी, अनेक कारणों से हारी थी। कुछ टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब ये मान के लीजिए खामियां थी, उसमें हारी थी। इसके कारण अनड्यू एडवांटेज मिला कांग्रेस को और कांग्रेस ने गवर्नमेंट बना ली थी। वही स्थिति कर्नाटका में हुई। कर्नाटका में करप्शन के चार्जेस हेवी थे, आरोप थे। उसके बाद बजरंग बली चल नहीं पाए क्योंकि उन्होंने बजरंग दल के लोगों को बजरंग बली की संज्ञा दे दी थी। तो जनता सब समझती है कि कौन बजरंग बली और कौन बजरंग दल है। लेकिन इंदौर के बजरंग दल के प्रकरण को आपको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सवाल यह खड़ा होगा कि जब आप कर्नाटका में उन बजरंगियों को बजरंग बली बता रहे थे तो इंदौर के बजरंगियों को फिर लटके मारे।
बीच चौराहे पे लेटा लेटा क्यों क्यों मारा? यदि वो बजरंग बली थे तो पूजा करना थी, उनकी आरती उतारनी थी ना आपको। धरना कर रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, पत्थर फेंक रहे हो, आप तो आरती उतारने के लिए बात करते हो ना। और यदि वो बजरंग बली नहीं थे तो फिर आपने कर्नाटक में बजरंग दल को बजरंग बली क्यों माना? सवाल ये है इसमें। बात सही है राजा भाई, लेकिन आपने लिखते भी आए हो और इस समय जैसा आपने कहा कि नवंबर में विधानसभा के 3 राज्यों में चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव मई 2024 तक होने की संभावना है और रिहर्सल चल रही है एक तरह से लोकसभा विधानसभा के चुनाव की पूर्व तैयारियां चल रही है। बिल्कुल। आप लिखते भी आए हो, क्या इस बात को लेकर आप मानते हो कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो सकते हैं? तैयारियां वैसी, जैसे मैंने कुछ दिन पहले लिखा था कि तैयारियां पार्टी लेवल पे उसी स्तर पे चल रही है कि यदि कॉमन कंसेंसस बन जाते हैं सभी पार्टियों के अंदर तो वन नेशन वन इलेक्शन की जो थ्योरी है वो इन राज्यों के साथ वन नेशन वन इलेक्शन को एग्जीक्यूट कर लिया जाए, क्योंकि ये चुनाव परिणाम बाद में सेंटिमेंट्स बनाएंगे और बिगाड़ेंगे। यदि किसी के पक्ष में आता है तो बनाएंगे और यदि किसी पक्ष में नहीं आता तो बिगाड़ेंगे। तो बिगाड़ होता है तो भाजपा को यदि लगता है कि हमारी सरकारें रिपीट नहीं हो रही, हमको नुकसान हो रहा है, तो आगे जाके फिर 3-4 महीने के मार्जिन में उसको रिकवर नहीं कर पाता। इसलिए थ्योरी ये है कि लोकसभा की पूरी ताकत लगा दीजिए, विधानसभा को जिता लीजिए और लोकसभा का चुनाव साथ में करा लीजिए, तो एक वोटर दोनों वोट डालकर आ जाए। ये केवल एक अनुमान लगाया जा रहा है, आशंकाएं हैं, उसके अभी कोई श्योरिटी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल कॉरिडोर में ऐसी विचारधारा शुरू हो चुकी कि क्यों न इस पीरियड में, क्योंकि अभी जो चुनाव हुए हैं वो अगले 5 साल बाद होंगे जहां अभी कर्नाटक या अन्य राज्यों में हुए हैं, तो उसकी चिंता नहीं रहेगी। लेकिन जो हिंदी हार्टलैंड है, हिंदी हार्टलैंड में यदि चुनाव एक साथ हो जाते हैं तो उसका एडवांटेज लोकसभा में भी मिल सकता है। क्या इस दिशा में प्रयास जारी है? राजा भाई, आपने बात इंदौर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज की छेड़ दी है, तो बात तो बिल्कुल ठीक है कि जब आप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को वहाँ बजरंग बली की उपमा देते हो कर्नाटका में और मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में, उन पर लाठीचार्ज होता है, तो क्या लगता है ये अगर इसको प्रारंभिक तौर पर गलती माने तो कार्यकर्ताओं की गलती, प्रशासन की गलती या नेताओं की गलती? मिसहैंडलिंग हुआ है कुल मिला के, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पे मिसहैंडलिंग हुआ है। और जब भी कोई व्यक्ति प्रदर्शनकारी जाता है या धरना देना जाता है तो वो कोई शांतिप्रिय काम नहीं करते हैं। प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी जो लोग होते हैं उपद्रव करते ही हैं किसी न किसी प्रकार से। और जो मेरी जानकारी में वो मिसहैंडलिंग इसलिए हुआ है कि वो बड़े अफसरों से मिलना चाहते थे, बड़े अफसर वहाँ मौजूद नहीं थे, फिर चूँकि बीच चौराहे को घेर कर बैठे हुए थे, ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रहा था, पुलिस ने उनको डिस्बर्समेंट करने की कोशिश की, उस दौरान उन्होंने पत्थर भी फेंका जो वीडियो में देखने में आ रहे हैं। तो फिर जब पत्थर फेंकेंगे तो लड़ तो पड़ेंगे। लेकिन अब आरती तो उतारने से, लेकिन आरती उतारना थी प्रशासन को, आरती इसलिए उतारना थी कि बजरंग दल तो बजरंग बली है ना, और बजरंग बली की तो आरती उतरती है, तो आरती नहीं उतारी उन्होंने, और जिन्होंने आरती नहीं उतारी उनको खामियाजा भुगतना पड़ा, एक टीआई को और एक एसीपी को। मतलब वहाँ से मतलब ये कह लीजिए भले टेम्परेरी से हटाया हो, लेकिन हटा तो दिया। और शिवराज सिंह चौहान को समझ में आ रही थी ये बात कि ये संघ और संघ से अलायंस जितनी भी इंस्टीट्यूट हैं वो हमसे नाराज़ न हो जाए चुनाव के समय में, तो उनको मैनेज भी कर लिया संघ को। राजा भाई, जिस तरह से हम चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार यूँ तो योजनाओं के बारे में देश में सबसे अव्वल है, और विशेष तौर पर महिलाओं को लेकर वे काफ़ी सेंसिटिव नज़र आती है योजनाओं के माध्यम से। तो लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, जननी योजना, फिर खाने पीने की जो दीनदयाल योजना है, सब योजनाएं सरकार लागू कर रही है। तो इन योजनाओं का कितना लाभ मिलने की संभावना है और क्या ये योजनाएं धरातल पर सही उतर रही है? देखिए, योजनाओं की जहाँ तक बात करो तो लाडली लक्ष्मी योजना जो है नो डाउट मध्य प्रदेश की एक पायनियर और फ्लैगशिप योजना रही है, स्कीम रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसको धीरे धीरे उसका एग्जीक्यूशन फ्रूटफुल रहा है, और जब फ्रूटफुल रहा है तभी सरकारें रिपीट होती चली गई। फिर आप देखिए तीर्थ दर्शन योजना, जब बड़े बुजुर्गों को तीर्थ कराया जाए, गाड़ियों में भेजा है, हवाई जहाज में भेजा जा रहा है, तो ये दरअसल सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट है कि हम 4.5 साल तक भले इनको कुछ न दें सोसाइटी को, लेकिन आखिरी के 6 महीनों में उन 4.5 साल का गम भुला दीजिए। आखिरी के 6 महीने में किसी को लाडली बहना के रूप में 1000 रुपये देने का वादा कर लीजिए, किसी को स्कूटी देने का वादा कर लीजिए, दीनदयाल की यदि रसोई की थाली की 10 रुपये की तो उसको 5 रुपये की कर लीजिए। ये सब लोग समझते हैं, ऐसा नहीं कि आप और हम समझ रहे हैं, दुनिया समझती सब है कि ये चुनाव है, लेकिन हमारे यहाँ तात्कालिक लाभ को ही लाभ मान लिया जाता है, दीर्घकालिक कुछ सोचता नहीं है। कोई यदि व्यक्ति 1000 रुपये दे रहा है तो उसकी गोद में जाके बैठ जाते हैं, कोई व्यक्ति स्कूटी दे रहा है तो उसके फेवर में वोटिंग कर लेते हैं। ये केवल बीजेपी की नहीं, अन्य राज्यों, कांग्रेस ने कर्नाटक में भी यही किया।
केवल मध्य प्रदेश की बात मत कीजिए, कर्नाटका में भी कांग्रेस ने यही किया। वहाँ पे शायद अमाउंट 1500 या 2000, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। 5 जो वचन थे उनके कि महिलाओं को बस में फ्री, 200 यूनिट तक बिजली का भी उनके पास था। तो आखिर के 6 महीनों के अंदर सभी राज्य ये करते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना को अभी मार्केट करना शुरू किया है, और यदि एग्जीक्यूट होती है तो 2-2.5 करोड़ महिलाओं पे आज तक आप पहुंच पाते हो आप। और पैसा आता हुआ किसको बुरा लगता है सर? आता हुआ पैसा किसी को बुरा नहीं लगता, आने दीजिए ना। आप यदि करोड़पति को 1000 देते हो तो मना नहीं करेगा वो, आने दीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है। जरूरतमंद हो या ना हो, पैसा आता हुआ सबको अच्छा लगता है। और पॉलिटिकल लोगों ने पल्स पकड़ रखी है कि हमारे देश में वोट एक तरह से मैनेज हो जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ, तो मैनेजमेंट चल जाता है। तो मेरा मानना है, चाहे गहलोत ने भी देखिए सिलेंडर किया 500 रुपये का, गहलोत ने भी बिजली मुफ्त की है 100 यूनिट, तो किसी की भी करोड़पति की भी 100 यूनिट बिजली मुफ्त है वहाँ। तो वही स्थिति। अब कमलनाथ नारी सम्मान की बात की है, तो कमलनाथ भी तो वही कर रहे हैं जो शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं कि हम 1500 दे देंगे, 500 में गैस का सिलेंडर दे देंगे, ये तमाम। तो सभी दूर फ्री बीज मुफ्त की रेवड़ियों का कल्चर है, आज से नहीं बरसों बरस से है। एक डाटा ये बताता है कि देश में 85 करोड़ लोग मुफ्त राशन ले रहे हैं। 140 करोड़ की आबादी में यदि 85 करोड़ लोग मुफ्त राशन ले रहे हैं तो समझ लीजिए कि सरकारें उनसे मुफ्त राशन से तो बन रही है। तो मेरा परमानेंट कोट है, मुफ्त राशन से शासन हमारे देश की एक परंपरा है। तो जैसा आपने कहा अभी कि सरकार योजनाएं ला रही है, योजनाओं में काफ़ी कुछ धरातल पर उतारने की कोशिश भी हो रही है। ये फाइनेंशियल बर्डन जो सरकार पर आ रहा है, और क्या ये योजनाएं आने वाले चुनाव के बाद भी जारी रह पाएंगी, जो फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है? सरकार पे बर्डन नहीं आ रहा है, बर्डन आप मेरे पे आ रहा है, एक आम टैक्स पेयर पे आ रहा है। सरकार क्या है? सरकार तो आप और मैं जो पैसा देते हैं उसको अपनी कुर्सी के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी पॉलिटिकल ब्रांडिंग के लिए, अपनी फेस वैल्यू के लिए लुटा रही है जनता में। सरकार क्या घर कोई आसमान से टपक रहा है क्या कि सरकार तोड़ के ला रही है? सरकार क्या है? आप और हमें तो सरकार है। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि ये देश का एक परंपरा बन चुकी है कि मुफ्त की रेवड़ियों के साथ लोगों को बरगलाया जाए, मुफ्त राशन से शासन किया जाए, मुफ्त राशन के माध्यम से ही कुर्सियां हथियाई जाए। वो सभी पार्टियां करती है, देश की कोई सी भी पार्टी हो, भाजपा उसमें कोई अकेली नहीं है, कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, जितनी भी देश की रिनॉन पार्टियां, स्टेब्लिश पार्टियां, वो सब करती है ना। लेकिन सरकार का क्या रोल है? सरकार तो हमारे पैसों का इस्तेमाल कर रही है ना। चुनाव के समय खुद की फेस वैल्यू के लिए हमारे 1000 रुपये के नाम पे वोट खरीदे जा रहे हैं, मैनेज किए जा रहे हैं। तो मैं तो उसको मतलब मेरी भाषा में तो कहता हूँ चुनावी रिश्वत है ये। तो चुनावी रिश्वत दी जाती है, सभी पार्टियां चुनावी रिश्वत दे रही है किसी न किसी रूप में। अब रिश्वत को कोई अंडर टेबल होता है, कोई ओवर टेबल होता है। 1 नंबर में दी जा रही है तो उसको ओवर टेबल कर दिया जाता है। ओवर टेबल है, चेक से दी जा रही है, बैंक अकाउंट में डाला जा रहा है। तो एक प्रकार क्या होता है, चलिए मुझे बताइए। आपने कि कहा कि 1000 रुपये हम देंगे हर महीने, तो बुरा किसको लग रहा है आना? किसको मना कर रहा? कौन मना करेगा? आने दीजिए ना। और वो वोट में भी तब्दील हो जाते हैं, तो फ्री बीज है सर। क्या लग रहा है भाई, इस तरह से जो शिवराज जी ने कहा कि 1000 रुपये दूंगा, यहाँ रुकूंगा नहीं, 1250 करूंगा, 1500 करूंगा, 2000 करूंगा, 3000 तक लेके जाऊंगा, तो क्या ये इस तरह से योजनाएं जो सरकार लाती है, लोक लुभावने वादे करती है, या पैसा जो जनता को देती है, ये वोट को बदलने में कितनी कामयाब होती है? नहीं, तो सवाल इनसे ये पूछा जाना चाहिए कि 1000 दोगे, 1200 दोगे, 1500 दोगे, कोई भी पार्टी हो जो भी अनाउंस कर रही है उनसे ये पूछा जाइए कि इसके अलावा क्या किया 4.5 साल में, ये बताइए। प्रदेश की बेरोजगारी पे क्या किया आपने, ये बताइए। डेवलपमेंट पे क्या किया, ये बताइए। कितनी नौकरियों का सृजन किया, ये बताइए। कितनी गुड गवर्नेंस की, ये बताइए। कितना करप्शन कंट्रोल किया, ये बताइए। गुड गवर्नेंस और करप्शन पे कोई बात नहीं करेगा। 1000, 1200, 1500, 2000, 3000 तक चले जाइए ना। लिफ्ट मूवमेंट करना है, कोई भी जा सकता है। सरकारी खजाने से लुटाना कोई भी लुटा सकता है। आप कल मुख्यमंत्री बने जाइए, आप भी अनाउंस कर सकते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। विषय ये नहीं है कि 3000 कर देंगे, अरे कर दीजिए ना। लेकिन अभी तक क्या किया ये बताइए आप। और आपकी जेब से क्या जा रहा है? आपको तो कर्जा लेना है, वो कर्जे का बोझ किस पे पड़ना है? प्रदेश के नागरिकों पे पड़ना है। कोई भी सरकार हो, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सरकार हो, मुफ्त ने कमर तोड़ दी है। अगर बर्डन होता है फिर पेट्रोल पे वेट बढ़ाओगे, आप एक्स बढ़ाओगे, वाई बढ़ाओगे, फिर बिजली की कीमतें बढ़ाओगे, तो आम आदमी पे तो पड़ेगा ना उसका लोड। मेरे को तो फाइनेंशियल जर्नलिज्म करते हैं 25 साल हो गए। अल्टीमेटली तेल तिलों से निकलता है, तेल तिलों में से निकलेगा। आप और हम तिल हैं, उसमें से तेल निकल के ही वो फ्री की रेवड़ियाँ बढ़ती है। भाई चुनावी सर्वे
जो है प्री इलेक्शन सर्वे आने का दौर शुरू हो चुका है। जी। कल भी एक सर्वे आया, आपने भी बहुत अच्छे से देखा और उस पर कुछ टिप्पणी भी की है। जी। क्या कहते हो इस तरह के सर्वे को लेकर, इसमें सच्चाई कितनी, और क्या ये सर्वे का जो पैरामीटर है वो किस मुकाम पर सही बैठेगा? देखिए, मैं उनके किस पैरामीटर पे, किस आधार पे किया, क्या सच्चाई है, इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि उनका क्या मॉड्यूल रहा है, कितने लोगों से मुलाकात की है। उसमें जो डाटा आया है जिसका आप जिक्र कर रहे हो कि कमलनाथ 36% पसंद है, शिवराज सिंह चौहान 37% पसंद है, जो मैं समझ रहा हूँ, जो देख रहा था उस सर्वे। यदि ये सर्वे थोड़ा सा भी सच्चाई के इर्द गिर्द हो तो फिर बीजेपी के लिए तनाव तो दिख रहा है अब कि इस मोड पे आ चुका है कि कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान में केवल 1% की लोकप्रियता का अंतर है। सरकार में हो उसके बाद भी, सरकार में शासन, प्रशासन, पॉलिटिकल पावर, मशीनरी सबका इस्तेमाल सरकार करती है, उसके बाद भी, लाडली बहना के बाद भी यदि आपकी यदि मार्जिन ये है 1% का, तो चिंता का विषय बीजेपी के लिए भी है वो। अब आपने पूछा इसको किस रूप में देखा जाए, तो सर्वे हर महीने, हर सप्ताह आएंगे, वेरिएशन आएंगे, सट्टे बाजार के भाव आएंगे, सबके अपने अपने उसके सर्वे करने के टूल होते हैं, वो उस पर अपन प्रामाणिकता पर नहीं जा पाएंगे। लेकिन यदि थोड़ा बहुत भी सच्चाई के इर्द गिर्द होगा तो फिर तो शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, जो अब अंकल जिस सर्वे की आप बात कर रहे हो। और कमलनाथ सरकार में नहीं है, उसके बाद भी 36% लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो ये अच्छी खबर है कांग्रेस के लिए। तो दोनों बातें हैं इसकी, किस माध्यम से किया गया, मॉड्यूल क्या रहा, कितने लोगों से मुलाकात की, किन लोगों से मुलाकात की, क्या कांग्रेसी मेंटलिटी के लोगों से बात हुई, बीजेपी मेंटलिटी से बात हुई, ये डिपेंड करता है। तो वो इस पर, उसकी प्रामाणिकता पे मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन जो स्क्रीन पर दिख रहा है उस प्रतिशत पे मैं कह सकता हूँ कि कमलनाथ ग्रो तो कर रहे हैं। सही बात है। जिस तरह के सर्वे की शुरुआत हुई है, कल जो पहला सर्वे आया उसके मुताबिक कहीं न कहीं भाजपा के लिए चिंता का विषय हो सकता है। और ये सर्वे की ऑथेंटिसिटी को लेकर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार जो काम कर रही है, या तो जनता उनसे खुश नहीं है, और इतनी सारी योजनाओं के बाद अगर इस तरह का सर्वे आता है तो वो चिंता की बात है। बहरहाल मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा चिंता उन राजनेताओं को होगी जिनके लिए खतरे की घंटी है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।